एंड वेलकम टू फ्यूचर ट्यूटोरियल। जैसा कि आप जानते हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं लूसेंट समान ज्ञान के प्रश्न के सीरीज को। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज इस सीरीज का 5वां वीडियो है। अगर आपने इससे पहले के 4 वीडियो ना देखे हों तो कृपया इसी चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो आज की शुरुआत करते हैं 5वें वीडियो की, और 5वां वीडियो का टॉपिक होगा हमारा मौर्य काल। तो शुरुआत करते हैं मौर्य काल की। पहला पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? चाणक्य का अन्य नाम था भट्टस्वामी, विष्णुगुप्त, राजशेखर या विशाखदत्त। तो इसका क्या नाम था? विष्णुगुप्त। बी ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। चाणक्य का क्या नाम था? विष्णुगुप्त। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? कालिदास के मालविका अग्निमित्रम की, कौटिल्य के अर्थशास्त्र की, वात्स्यायन के कामसूत्र की, या तो तिरुवल्लुर के तिरुकुरुल की। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? दूसरे का आंसर दो, कौटिल्य के अर्थशास्त्र की। ठीक है, पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? अशोक, अजातशत्रु, कनिष्क या सुसीमु। तो तीसरे का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए, अशोक ने सुसीम की हत्या करके राजगद्दी पर विराजमान हुए थे। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह कौन पत्नी थी जिसको उसने प्रभावित किया था? चंडालिका, चारुलता, गौतमी या कारुवकी। तो 4 का हमारा क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कारुवकी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? अर्धमगधी, सौरसैनी, मगधी या तो फिर अंगिका। 5वें का क्या हो जाएगा हमारा आंसर? ए, अर्धमगधी की। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? स्वर्णगिरी, तक्षशिला, उज्जैन या वैशाली। तो 6 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, तक्षशिला। ठीक है, पढ़ते हैं आगे 7वें प्रश्न की तरफ। 7वां प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवानम पियादसी भी था? अशोक, चंद्रगुप्त, गौतम बुद्ध या महावीर। 7 का हमारा क्या आंसर हो जाएगा? अशोक को उसके शिलालेखों में देवानम पियादसी भी कहा गया है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? मौर्य वंश, गुप्त वंश, कुषाण वंश या कन्नव वंश। 8 का हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? मौर्य वंश सबसे पुराना राजवंश था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9, कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त द्वितीय का, चंद्रगुप्त मौर्य का, अशोक का या फिर अजातशत्रु का। 9 का क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य किसके प्रधानमंत्री, कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? जूडिज्म, बौद्ध, हिंदू या फिर जैन। तो 10वां का हमारा आंसर रहने वाला है बी, बौद्ध धर्म को उसने अपना लिया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 11, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? शुद्धोधन, उमागुप्त, चाणक्य या तो फिर शूद्रक। तो हमारा 11 का आंसर क्या रहने वाला है? 11 का आंसर रहने वाला है सी, चाणक्य। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है, सांची किस कला एवं मूर्ति कला का निरूपण करता है? जैन, बौद्ध, मुस्लिम या फिर ईसाई। किसका करता है? बौद्ध का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न क्या कह रहा है? प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। ठीक है, किसने अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने,
समुद्रगुप्त ने या फिर बिंदुसार ने? तो क्या हो जाएगा? 13वें का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 14, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बिंदुसार ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने या फिर बिंबिसार ने? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। 14 का क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पन, तोल, काकनी या दिनार? तो कौन हो जाएगा 15 का? ए पन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 16 की तरफ। ठीक है, प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है? निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं था? अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या तो फिर बिंदुसार? कौन मौर्य वंश का शासक नहीं था? तो 16 का क्या हो जाएगा? ए अजातशत्रु हर्यक वंश का था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल, बिंदुसार, राहुल या इनमें से कोई नहीं? तो अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की तरफ। मुद्रा राक्षस के लेखक हैं अश्वघोष, विशाखदत्त, कालिदास या भास? मुद्रा राक्षस को किसने लिखा था? विशाखदत्त ने, जिसमें मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है। विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है प्राचीन हिंदू जनश्रुति के देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष के बारे में, एक आर्य राजकुमार और एक कबीलाई महिला की प्रेम कथा के बारे में, दो आर्य कबीलों के बीच सत्ता के संघर्ष की कथा के बारे में, या चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दूरभी संधियों के बारे में? तो इसका हमारा क्या आंसर हो जाएगा? डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 20, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? हर्ष ने, स्कंदगुप्त ने, विक्रमादित्य ने या फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने? तो 20 का हमारा क्या हो जाएगा आंसर? चंद्रगुप्त मौर्य ने। डी नंबर की प्रश्न नंबर 21, किसने सही सूचना किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? अशोक ने, अकबर ने, रंजीत सिंह ने या फिर शिवाजी ने? ये किसका हमारा आंसर रहने वाला है? ए अशोक। ठीक है, अशोक ने स्थापना की थी। निम्नलिखित किस शहर में अशोक का शिलालेख नहीं है? गिरनार में, कंधार में, पाटलिपुत्र में या फिर टोपरा में? तो कहाँ थे अशोक के शिलालेख? नहीं है, पाटलिपुत्र में ही नहीं है। ठीक है, जो कि मौर्य की राजधानी हुआ करती थी। अब पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 23, अर्थशास्त्र के लेखक समकालीन था अशोक का, चंद्रगुप्त का, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का या फिर समुद्रगुप्त का? 23 का हमारा क्या हो जाएगा? बी चंद्रगुप्त का, क्योंकि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 24, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य वंश ने, शुंग वंश ने, गुप्त वंश ने या फिर कुषाण वंश ने? 24 का हमारा क्या हो जाएगा? ए मौर्य वंश ने। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 25, प्रश्न नंबर 25 क्या कह रहा है? मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था वैशाली, नालंदा, तक्षशिला या उज्जैन? तो 25 का हमारा क्या हो जाएगा आंसर? 25 का आंसर हो जाएगा हमारा सी तक्षशिला। ठीक है, पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण या फिर इंडिका? तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका। ये वही मेगास्थनीज है जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 27, जिस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वो है भास, शूद्रक, विशाखदत्त या अश्वघोष? 27 का हमारा क्या हो जाएगा? 27 का हो जाएगा सी विशाखदत्त। ठीक है,
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 28। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वो है दिव्यावदान, अर्थशास्त्र, इंडिका या फिर अशोक के शिलालेख। 28 का हमारा क्या आंसर हो जाएगा? सी, इंडिका। ठीक है, पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है संस्कृत, प्राकृत, पाली या फिर हिंदी। 29 का हमारा क्या हो जाएगा? इसकी भाषा क्या थी? प्राकृत थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं 30वें प्रश्न की तरफ। 30वां प्रश्न क्या है? 30वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? निम्नलिखित में से किस राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो किसने की थी? अशोक ने, चंद्रगुप्त ने, बिंदुसार ने या कुणाल ने। तो 30 का हमारा क्या आंसर हो जाएगा? 30 का बी, चंद्रगुप्त ने। ठीक है, पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मेगास्थनी ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया? 4, 5, 6 या 7। 31 का हमारा आंसर रहने वाला है डी। इन्होंने 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 क्या कह रहा है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? आर्थिक जीवन का, राजनीतिक नीतियों का, धार्मिक जीवन का या फिर सामाजिक जीवन का। तो 32 का हमारा आंसर रहने वाला है बी, राजनीतिक नीतियों का। ठीक है, पढ़ते हैं 33वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका या फिर कलिंग। तो कौन सम्मिलित नहीं था? तो इसका सी, श्रीलंका इसके साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक महान ने, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने या फिर कनिष्क ने। तो 34 का हमारा कौन होना वाला है? ए, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 35 की तरफ। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, किससे बना था? ईंटों का, पत्थर का, लकड़ी का या फिर मिट्टी का। किससे बना था? 35 का सी, लकड़ी का बना हुआ था। ठीक है, जो कि आज के कुम्हरार में स्थित था। ठीक है, बढ़ते हैं 37वें नंबर प्रश्न की तरफ। बराबर जो कि जहानाबाद जिला में है की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? आजीविकों ने, थारुओं ने, जैनों ने या फिर तांत्रिकों ने। तो किसने किया था? 36 का हमारा क्या आंसर हो जाएगा? ए, आजीविकों ने। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 37। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? कलिंग अभिलेख, अशोक का गिरनार अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, अशोक का सुपारा अभिलेख। तो 37 का हमारा क्या हो जाएगा? 37 का हो जाएगा सी, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। केवल वह स्तंभ जिसने अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, मास्की का लघु स्तंभ, रुमेनदेही का स्तंभ, क्वीन स्तंभ या भाब्रू स्तंभ। 38 का क्या हो जाएगा हमारा आंसर? 38 का हो जाएगा डी, भाब्रू स्तंभ। भाब्रू स्तंभ में अपने आप को मगध का सम्राट घोषित किया है अशोक ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, जो कि मैच करने का प्रश्न, प्रश्न नंबर 39। सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? मिलाना है। ठीक है, ए का क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त को क्या कहा जाता था? चंद्रगुप्त को कहा जाता था सेंड्रोकोटस। ठीक है, अशोक को क्या कहा जाता था? सी का ए, प्रियदर्शी। ठीक है, और इसमें चाणक्य को क्या कहा जाता था? विष्णुगुप्त। और बचा को बी, बिंदुसार को क्या कहा जाता था? अमित राज। इस तरह से क्या होगा? ए का हमारा हो गया 2। ठीक है, बी का हमारा हो गया 3। ठीक है, तो 39 का हमारा आंसर क्या रहने वाला है? सी का 1 और डी का 4। तो क्या हो जाएगा 39 का? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर
40 प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था कनिष्क के द्वारा, हर्ष द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा या फिर समुद्रगुप्त द्वारा। तो 40 का हमारा क्या हो जाएगा? 40 का सी, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। ठीक है। तो उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, देवप्रयाग में, कालसी में, केदारनाथ में या फिर ऋषिकेश में। तो कहाँ कहाँ है? 41 का बी हो जाएगा हमारा कालसी में। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 42 सांची का स्तूप किसने बनवाया? अशोक ने, गौतम बुद्ध ने, चंद्रगुप्त ने या फिर खरगोन ने। तो 42 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए, अशोक। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जॉन टावर, हैरी स्मिथ, चार्ल्स मेडकॉफ या फिर जेम्स प्रिंसेप। तो क्या हो जाएगा? 43 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, जेम्स प्रिंसेप। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 44 कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? शिलालेख 1 में, शिलालेख 2 में, शिलालेख 12 में या शिलालेख 13 में। तो 44 का हमारा क्या हो जाएगा आंसर? डी, शिलालेख 13 में। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? अशोक के दरबार में, हर्षवर्धन के दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में या फिर हेमू के दरबार में। तो 45 का हमारा क्या हो जाएगा? 45 का हमारा हो जाएगा सी, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 46 चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को कब हराया? 352 ईसा पूर्व में, 305 ईसा पूर्व में, 173 ईसा पूर्व में या फिर 261 ईसा पूर्व में। 46 का हमारा क्या आंसर रहने वाला है? 46 का हमारा आंसर रहने वाला है बी, 305 ईसा पूर्व में। ठीक है। 305 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? सिंध की लड़ाई हुई थी। उसी लड़ाई में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या फिर बिंदुसार। तो कौन रहता था? अशोक। अशोक हमेशा जनता के संपर्क में रहता था। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 48 अशोक ने 261 ईस्वी में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? अपने राज्य की सीमा बढ़ाई, विश्व विजय के लिए निकल पड़ा, भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 48 का हमारा क्या हो जाएगा? सी, भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा एवं लिपि में है? सॉरी दोस्तों, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा या लिपि में है? प्राकृत एवं ब्राह्मी, संस्कृत एवं ब्राह्मी, पाली एवं ब्राह्मी या इनमें से कोई नहीं। 49 का क्या होगा? प्राकृत एवं ब्राह्मी। ये नंबर हमारा करेक्ट आंसर होगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल या निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? ब्राह्मण साहित्य में, जैन साहित्य में, मुद्रा राक्षस में या फिर बौद्ध ग्रंथ में। तो 50 का हमारा क्या हो जाएगा? मुद्रा राक्षस, जो कि किसके द्वारा लिखा गया है? विशाख दत्त के द्वारा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 51 मौर्य नरेश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था संस्कृति, कला एवं साहित्य का, सोने के सिक्के का, प्रांतीय विभाजन का या फिर हिंदू कुश तक साम्राज्य का। तो हमारा क्या आंसर रहने वाला है? 51 का क्या आंसर रहने वाला है? 51 का डी, 1, 3 और 4। ठीक है, 1, 3 और 4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि कथन कारण का है। माफ करिएगा। प्रश्न नंबर 52 कथन क्या है? अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। कारण कलिंग दक्षिण भारत को आने वाला स्थलीय एवं समुद्री मार्ग को नियंत्रित करता था। 52 का क्या हो जाएगा मेरा? 52 का ए आर दोनों सही है और आर एक सही व्याख्या भी करता है।
ठीक है, पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अशोक के जो शिलालेख, जो रॉक एडिक्ट संगम राज के बारे में बताते हैं, उनमें शामिल है। कौन कौन शामिल है? पहला एवं 10वां, पहला एवं 11वां, दूसरा एवं 13वां या दूसरा एवं 14वां। तो 53 का क्या हो जाएगा हमारा आंसर? 53 का सी हो जाएगा, दूसरा एवं 13वां। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये भी प्रश्न है कथन और कारण का। अशोक के राज्यादेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के माध्यम से सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। ये कथन है। कारण हमारा क्या है? उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर जनता के विचारों का प्रसार किया था। माफ करना दोस्तों। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ए और आर दोनों सही है तथा आर एक सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही है तथा आर एक सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है। ये गलत है परंतु आर सही है। तो 54 का हमारा क्या हो जाएगा? 54 का हमारा हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और आर एक सही व्याख्या भी करता है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? कालसी में, रुमेनदेही में, विशिष्ट कलिंग राज्यादेश में या डी मास्की में? 55 का हमारा क्या होने वाला है आंसर? 55 का हो जाएगा हमारा डी मास्की में। ठीक है, पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 56 क्या कह रहा है? निम्नलिखित वक्तव्य में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के परस्पर स्तंभों के बारे में गलत है? इन पर बढ़िया पॉलिश है, ये अखंड है, स्तंभों का शेफ्ट शून्याकार है, ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं। इसका क्या आंसर हो जाएगा 56 का हमारा? 56 का हमारा डी क्या हो जाता है? ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 57। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? अशोक ने, बिंदुसार ने, चंद्रगुप्त ने या तो फिर दशरथ ने? तो किसने की थी? 57 का हमारा हो जाएगा ए, अशोक ने ही श्रीनगर को बसाया था। चलो पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जिसको सूची 1 से सूची 2 की तरफ मिलाना है। तो तरफ एक तरफ है प्रांत और एक तरफ है राजधानी। उत्तरापथ की राजधानी कहाँ थी? उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला में थी। ठीक है, दक्षिणापथ की राजधानी कहाँ थी? स्वर्णागिरी में थी। अवंती की राष्ट्र की राजधानी कहाँ थी? उज्जैनी में। प्राची या पूर्वी प्रदेश की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर A1, B2, C3 और D4, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 59। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? किस ग्रंथ में हुआ है? अर्थशास्त्र में, मुद्रा राक्षस में, अष्टाध्यायी में या बृहद कथा मंजरी में? तो 59 का हमारा क्या हो जाएगा? 59 का ये अर्थशास्त्र हो जाएगा। ठीक है, पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अशोक ने अपने अभिषेक के चौथे वर्ष निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? नागार्जुन से, निग्रोध से, उपगुप्त से या इनमें से कोई नहीं से? तो क्या हो जाएगा 60 का हमारा सी हो जाएगा, उपगुप्त से। ठीक है, पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 68। किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा? मेगास्थनीज ने, स्ट्रैबो ने, प्लूटार्क ने या फिर एरियन ने? तो 61 का क्या हो जाएगा? 61 का 1 मेगास्थनीज ने। ठीक है, मौर्य काल में एग्रोनोमी किसे कहा जाता था? भवन निर्माण अधिकारी को, सड़क निर्माण अधिकारी को, कृषि विभाग का अधिकारी को या माप तौल का अधिकारी को? 62 का हमारा क्या हो जाएगा? बी, सड़क निर्माण अधिकारी को एग्रोनोमी कहा जाता था। मौर्य काल में गुप्तचरों का क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष, गुप्तचर, संस्था एवं संचार या खोज? तो क्या कहा जाता था? 63 का ये गूढ़ पुरुष कहा जाता था।
पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 64। किस श्रीलंकाई शासक ने अपने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? प्रश्न फिर से देख लेते हैं। किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की थी? महाबली ने, वीर सिंह ने, तिस्सा ने, या तो राणा सिंह ने? तो 64 का हमारा क्या हो जाएगा? सी, तिस्सा ने। ठीक है। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? पूर्व में, परिशिष्ट परमन में, अंग में, या फिर उपांग में? 65 का क्या हो जाएगा हमारा आंसर? 65 का बी हो जाएगा, परिशिष्ट परमन में, जो किसके द्वारा लिखी गई है? हेमचंद्र के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस महीने से मौर्य का राजकीय वर्ष या फिस्कल ईयर आरंभ होता था? फाल्गुन से, आषाढ़ या जुलाई से, ज्येष्ठ या जून से, पौष माघ या जनवरी फरवरी से? 66 का क्या हो जाएगा हमारा आंसर? 66 का बी हो जाएगा, आषाढ़ या जुलाई से शुरू होता था वित्त वर्ष। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 67। निम्नलिखित में से किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है? चोल, पल्लव, पांड्य, क्षत्रियपुत्र, केरलपुत्र या विष्णुकुंड? इसमें 67 का हमारा क्या आंसर रहने वाला है? ए। किसको? एक चोल को। ठीक है, एक चोल को। 67 का हमारा क्या हो जाएगा? ए। उसके बाद पांड्य को, उसके बाद क्षत्रियपुत्र को, और उसके बाद केरलपुत्र को। ठीक है, सारे को कहा गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 68। अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? आहत मुद्रा, शिलालेख, यूनानी लेख, या फिर बौद्ध साहित्य? तो 68 का हमारा क्या आंसर हो जाएगा? 68 का आंसर हो जाएगा बी, शिलालेख। ठीक है। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? ब्राह्मी, अरामाइक, खरोष्टिया, या फिर यूनानी? तो 69 का क्या हो जाएगा? 69 का हमारा क्या हो जाएगा? ए, ब्राह्मी। ठीक है। अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है। निम्नलिखित में से किस देश में यह पाया गया है? अफगानिस्तान में, चीन में, बर्मा में, या फिर नेपाल में? तो कहाँ पाया गया है? अफगानिस्तान में। ठीक है। बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 71 की तरफ। 71 प्रश्न क्या कह रहा है? अत्यंत पॉलिश किए गए एकाश्म अशोक स्तंभ जिस पांडु रंजित बालू कास्म के एकल टुकड़े में तक्षित किए गए, उसे साधारणतः कहाँ के खदानों से निकाला गया है? मिर्जापुर के समीप चुनार से, लौरिया नंदनगढ़ से, वाराणसी के समीप सारनाथ से, या फिर भुवनेश्वर के समीप उदयगिरी से? 73 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए, मिर्जापुर के समीप चुनार से। ठीक है। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? कौटिल्य की, प्लिनी की, प्लूटार्क की, या फिर मेगास्थनीज की? तो किसकी है ये? मेगास्थनीज की। ठीक है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 73 की तरफ। किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस फर्स्ट से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? चंद्रगुप्त ने, बिंदुसार ने, अशोक ने, या फिर कुणाल ने? तो 73 का क्या हो जाएगा? बी, बिंदुसार ने। ठीक है। पढ़ते हैं 74 नंबर की तरफ। अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? महावंश, दिव्यावदान, 13वां बृहद शिलालेख, या 7वां स्तंभ लेख? तुम्हारा कौन सा आंसर हो जाएगा 74 का? 74 का सी, 13वां बृहद शिलालेख। ठीक है। पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 75 की तरफ। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? उज्जैन का, तक्षशिला का, स्वर्णगिरी का, या फिर तोसली का? तो कहाँ का गवर्नर था? उज्जैन का। ठीक है। 75 का क्या हो जाएगा?
ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सारी प्रजा मेरी संतान है? पृथक कलिंग शिलालेख, दूसरा बृहद शिलालेख, पांचवा बृहद शिलालेख, या डी बराबर बराबर गुहा लेख? तो 76 का क्या हो जाएगा? ए पृथक कलिंग शिलालेख। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 77 क्या कह रहा है? कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? गिरनार शिलालेख, मानसेहरा शिलालेख, पांचवा बृहद शिलालेख, या कलिंग का पृथक शिलालेख? तो 77 का क्या हो जाएगा? डी कलिंग का पृथक शिलालेख। ठीक है, पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 78। किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है? किसी भी समय, चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतःशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं, मेरे महामात्र मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। दूसरे शिलालेख में, चौथे शिलालेख, पांचवें शिलालेख, या छठे शिलालेख? 78 का क्या हो जाएगा हमारा? छठा शिलालेख। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 79। प्रश्न नंबर 79 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है? तो 79 का हमारा क्या हो जाएगा? ए। तो अवरोही क्रम में कौन है? सबसे पहला होता था प्रादेश, उसके बाद रज्जुक, उसके बाद युक्तक। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। 80 बिस्टी है वैवाहिक अनुष्ठान, बेगारी, प्रांत, या जिला? तो 80 का क्या हमारा आंसर हो जाएगा? बी बेगारी। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 81। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है एक देवी, एक धार्मिक संप्रदाय, राजकीय भूमि से प्राप्त आय, या उसर भूमि? तो 81 का हमारा क्या हो जाएगा? 81 का सी हो जाएगा, राजकीय भूमि से प्राप्त आय। निम्नलिखित में से मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन है? स्तंभ, स्तूप, गुफा निर्माण, या फिर चैत्य? ठीक है, 82 का क्या हो जाएगा? 82 का ए स्तंभ हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, प्रश्न नंबर 83। कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे देवी प्रकोप के समक राज द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? ये महास्थान जो कि बांग्लादेश में है, सोहगरा उत्तर प्रदेश, बी सोहगरा या मास्की, सी महास्थान या कालसी, डी बाबरू या सारनाथ? तो 83 का क्या हो जाएगा? ए महास्थान बांग्लादेश का, सोहगरा उत्तर प्रदेश का। ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा? महेंद्र, सुमित्रा ए और बी दोनों, या फिर महारक्षित को? तो 84 का हमारा क्या हो जाएगा? 84 का सी ए और बी दोनों को। ठीक है, अशोक के मानसेहरा जो कि पाकिस्तान में है एवं शाहबाजगढ़ी जो कि पाकिस्तान में है से प्राप्त बृहद शिलालेख में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? खरोष्टी, संस्कृत, तमिल, या फिर यूनानी? 85 का क्या हो जाएगा? ए खरोष्टी। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कहाँ से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक और अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? पहला सर ए पूना कंधार से, मानसेहरा से, कालसी से, या फिर कलिंग से? तो 86 का क्या हो जाएगा? ए सर ए पूना कंधार से। 87 क्वेश्चन का है, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? 11, 12, 14, या फिर 15? 87 का क्या हो जाएगा? डी 15। पढ़ते हैं 88 नंबर सवाल की तरफ। अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग में शामिल थे कौन कौन थे? राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोष, संगीत, नृत्य, राग एवं मल्लयुद्ध, मंत्री, सैन्य सेवक, अधीनस्थ, मुद्रा निवासी, समस्त कर्मचारी, राजकुमार, आचार्य, व्यापारी एवं साधु? तो 88 का हमारा क्या हो जाएगा आंसर? ए राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं उसका कोष। ठीक है, ए नंबर हमारा सही हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? मिस्र का, कोरिंथ का, मैसिडोनिया का, या फिर सीरिया का? 89 का क्या हो जाएगा? ए मिस्र का। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 90।
किसके शासनकाल में डायमेकस या डिमेकस भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या फिर कनिष्क? तो 90 का हमारा हो जाएगा बी, बिंदुसार के शासनकाल में। ठीक है, पढ़ते हैं आज के अंतिम सवाल की तरफ, जो कि है निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नाम उल्लेख हुआ है? गुजरात में, अहररा में, ब्रह्मगिरी में, फिर सारनाथ में? तो 81 का, सॉरी 91 का मेरा आंसर हो जाएगा गुजरात में, गुजरात में। आज हम अपना वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आप लोग सभी को अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। जय हिंद।